Hello students, we are going to start solving chapter number 4 structure of the atom in text and exercise question answers. in text और exercise question answer solve करेंगे हम chapter number 4 के। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। क्लास 9 से क्वेश्चन आंसर है ये हमारे। अब देखिए इस वीडियो के अंदर हम करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन, और जो इससे अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखिए पेज नंबर 43 से है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैनल रेज। कैनल रेज क्या होती है? तो देखिए क्या है कैनल रेज। कैनल रेज एक तरह से पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन है, मतलब ऐसी रेज जिनके ऊपर कैसा चार्ज प्रेजेंट होता है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो कैसे चार्ज रेडिएशन है ये? पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन। और इनको हम दूसरा किस नाम से जानते हैं? इनको हम जानते हैं प्रोटॉन्स। क्या नाम है इनका? प्रोटॉन्स। और जो इनकी डिस्कवरी है वो किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। कब की थी? 1886 में। किसकी डिस्कवरी हुई थी? कैनल रेज की डिस्कवरी हुई थी। और किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने इनकी डिस्कवरी की थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ एन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। देखिए जैसे आपके पास एक +1 है और एक -1 है, एक ही प्लस पॉजिटिव है आपके पास, एक ही नेगेटिव है, तो क्या आपके पास कोई चार्ज बचेगा? कोई अमाउंट बचेगी आपके पास? नहीं बचेगी। तो इसलिए हम क्या बोल देंगे कि वहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज नहीं बचा है। सेम ये क्वेश्चन है आपका। एक तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स बोलते हैं। और इन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है, जिसकी वजह से अगर किसी एक एटम के ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। उसको हम क्या बोल देंगे? अगर कोई चार्ज ना हो तो उसको हम बोलते हैं द एटम विल बी न्यूट्रल। कैसा एटम होगा? हमारा एटम न्यूट्रल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 49 से हमारा ये क्वेश्चन देखिए क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल्स ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। इस जो चैप्टर के अंदर क्या किया गया है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया गया है। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक्सप्लेनेशन की। बोहर मॉडल ने की, थॉमसन ने की और रदरफोर्ड मॉडल ने की। तो सबसे पहले जो हमारा मॉडल था जिन्होंने एटम को क्या करना शुरू किया था? डिस्क्राइब करना शुरू किया था, एक्सप्लेन करना शुरू किया था। तो क्या नाम था उन साइंटिस्ट का? थॉमसन। तो थॉमसन ने देखिए क्या किया, कैसे एक्सप्लेन किया पूरे एटम को एक न्यूट्रल की तरह। इन्होंने क्या बोला कि जो एटम है उसके अंदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और जितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उतने ही क्या है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, और जिसकी वजह से वो क्या कर देंगे? एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे, काउंटर बैलेंस कर देंगे, और जिसकी वजह से एटम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसा मानना था थॉमसन मॉडल का। और इन्होंने जो कंपैरिजन है अपने जो एटम की जो कंपैरिजन इन्होंने करके बताया था वो किसके साथ की थी? एक वाटरमेलन के साथ। इन्होंने बोला ये एक वाटरमेलन है, जैसे तरबूज खाते हैं हम, तो वाटरमेलन बोला इन्होंने। और इन्होंने बोला जो वाटरमेलन के सीड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये सीड्स है वाटरमेलन के, ये क्या है? ये है हमारे इलेक्ट्रॉन्स। और जो पूरा जो रेडिश पार्ट है जिसको हम ईट करते हैं, ये रेडिश पार्ट क्या है? सारे के सारे प्रोटॉन्स। ये पॉजिटिव बोला, और जो इसके अंदर जो सीड्स है उसको किससे कंपैरिजन किया? नेगेटिव पार्टिकल से। तो ये था हमारा जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होगा एटम के न्यूक्लियस के तरफ? देखिए 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ने क्या बोला कि जो प्रोटॉन्स हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? एटम के न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो ओनली प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? जैसे एक एटम है, ये एटम का क्या है? न्यूक्लियस है। इसके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और इसके अंदर कौन होते हैं? न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। कौन कौन होते हैं एटम के न्यूक्लियस के अंदर? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो बाहर शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट्स के अंदर घूमते हैं। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड कौन प्रेजेंट होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर? आप आंसर में क्या लिखेंगे? प्रोटॉन्स। क्या है आंसर? प्रोटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम्स विथ 3 शेल्स। आपको क्या करना है, जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है, जो बोहर ने एक्सप्लेनेशन दिया था एटम का, उसको आपको स्केच करना है, मतलब आपको ड्रॉ करना है। और उसके अंदर आपको कितने शेल्स ड्रॉ करने हैं, 3 शेल्स ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो आपको सेंटर में पार्ट नजर आ रहा है, जो रेडिश पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। कैसे न्यूक्लियस है ये, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। कैसे न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। क्योंकि जब बोहर ने एक्सप्लेनेशन किया था एटम का, तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, कैसा है हमारा न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। उसके बाद देखिए आप, जो सबसे बाहर वाला शेल है, ये शेल, इसको हम क्या बोलते हैं, किस शेल के नाम से जानते हैं, के शेल। उसके बाहर वाला जो हमारे पास शेल है, उसको किस नाम से जानते हैं, एल शेल। उससे बाहर वाला शेल है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम शेल। और उससे बाहर वाला शेल होगा, जो 4th नंबर का शेल होगा, उसको हम बोलेंगे एन शेल। हमें कितने शेल्स ड्रॉ करने थे, हमें 3 शेल्स ड्रॉ करने थे, तो आप इसको एम शेल तक ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या था, हमारे बोहर मॉडल का एक स्केच था, जो एटम को एक्सप्लेनेशन करने के लिए उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, What do you think would be observation of alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of metal other than gold? देखिए, जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, गोल्ड फॉयल को यूज़ किया था। क्या करने के लिए, एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो एटम्स हैं, उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, इन्होंने बोला अगर वो गोल्ड फॉयल की जगह पे किसी दूसरी मेटल की फॉयल यूज़ करते तो क्या होता। In the alpha scattering experiment is carried out using a foil of metal rather than gold. There would be no change in the observation. Observation के अंदर कोई भी change नज़र नहीं आता। In the alpha scattering experiment, a gold foil was taken because gold is malleable and thin foil of gold can be easily made. अगर देखो वो गोल्ड की जगह सिल्वर मेटल यूज़ करते या कॉपर मेटल यूज़ करते, तो एक्सपेरिमेंट जैसा हमें अब नज़र आया है वैसा ही सेम एक्सपेरिमेंट नज़र आता है, हमें कोई चेंज नज़र नहीं आता। लेकिन जो रदरफोर्ड थे, उन्होंने गोल्ड फॉयल ही क्यों यूज़ किया, उसके पीछे क्या रीज़न था। एक तो गोल्ड हमारे सबसे जल्दी मेलिएबल हो जाता है, डक्टाइल मेटल है, बहुत जल्दी उसकी वायर्स बनाई नहीं पॉसिबल है, तो इस वजह से उन्होंने गोल्ड की इजी फॉयल बन सकती हैं, पतली पतली फॉइल्स बन सकती हैं। अपने एक्सपेरिमेंट को इजी बनाने के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया, गोल्ड फॉयल। अगर वो कोई दूसरी फॉयल यूज़ करते तो उनके लिए जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 49 से है ये क्वेश्चन। नेम द 3 सब एटोमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एक एटम की हमें सब एटोमिक पार्टिकल्स बताने। कौन कौन से सब एटोमिक पार्टिकल्स होते हैं, 3 सब एटोमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर। कौन कौन से हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या नाम बताया आपको, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यूट्रॉन को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से, और प्रोटॉन को कैपिटल पी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 4u एंड 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव। आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे बताएंगे, अगर हमारे पास मास है और अगर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो मास में से हम किसको माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे हमारे, 2। 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट किया तो क्या हो गया, हमारे पास 2 आ गया है। अब देखिए मास कौन सा होता है, नंबर क्या है। जैसे मैंने मान लिया कोई भी एलिमेंट लिया, जैसे ये हमने ले लिया है यहाँ पे हीलियम ले लिया है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, और इसका एटॉमिक मास कितना है, 4 है। तो इस 4 का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या है, ऐड है। अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता हो तो न्यूट्रॉन्स कैसे पता लगाएंगे, माइनस कर देंगे इसमें से प्रोटॉन के नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है और मास कितना है, 4 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर, पेज जो फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 50 से है। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम। कार्बन और सोडियम एटम के अंदर हमें क्या लिखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। के एल एम एन शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बताना हमें
किसका? कार्बन एटम का और सोडियम एटम का। तो डिस्ट्रीब्यूशन तभी बता पाएंगे जब हमें एटॉमिक नंबर पता होगा। तो सबसे पहले जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। कितना एटॉमिक नंबर है कार्बन का? 6। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 शेल। उसके बाद 6 में से अगर 2 माइनस किया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हमारे पास? 4 इलेक्ट्रॉन। तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखेंगे हम? के लिख दिया हमने, एल लिख दिया। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, बाकी कितने बचे हैं? 6 है टोटल, 2 माइनस किया तो बचे आपके 4 और दोनों को प्लस किया तो कितने आ गए हमारे पास? 6। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? 2,4 ऐसे लिख सकते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन इज 2,4। नेक्स्ट इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है हमें सोडियम एटम का। तो सोडियम एटम के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है वो कितने हैं? 11 है। कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स? 11। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस में करेंगे? के एल एम शेल में। के शेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। तो यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं सोडियम के? 10। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? टोटल 11 है, तो कितना बचा आपका? 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, वो किस शेल के अंदर आ जाएगा? एम शेल के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखा जाएगा? 2, 8, 1। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है? ये है सोडियम एटम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द के एंड एल शेल ऑफ द एटम आर फिल, अगर के और एल शेल को पूरा फिल कर दिया जाए किसी भी एटम का, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अब सबसे पहले देखिए, के शेल लिख दिया हमने यहाँ पे, के शेल, एल शेल। इन्होंने बोला है के शेल को पूरा फिल कर दिया। के शेल के अंदर टोटल कितने आ सकते हैं? 8। एल शेल के अंदर टोटल कितने के अंदर कितने आ सकते हैं? 2 और एल के अंदर कितने आ सकते हैं? 8। अब देखिए, अगर दोनों को कम्प्लीटली फिल कर दिया तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? टोटल कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे पास उस एटम के अंदर? 10 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 52 से। हाउ कैन यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम? हमें किसकी वैलेंसी निकालनी है? क्लोरीन की निकालनी है, सल्फर की निकालनी है और किसकी निकालनी है? मैग्नीशियम की निकालनी है। तो सबसे पहले हमें इनका पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसका पता होगा तो हम इनकी वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वैलेंसी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं क्लोरीन की। किसकी वैलेंसी निकाल रहे हैं अभी हम यहाँ पे? क्लोरीन। Cl लिख दिया हमने। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो कितने होते हैं? 17। तो डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए इलेक्ट्रॉन्स का, के एल एम। के अंदर 2 आ चुके हैं, एल के अंदर 8 आ सकते हैं मैक्सिमम, बाकी कितने बचे हैं? 7। अब जो इसका आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सा है? एम, मतलब जो बाहर वाला शेल है, जो एटम के सबसे बाहर वाला शेल होगा वो कौन सा होगा? एम शेल। और एम शेल के अंदर हमें कितना इलेक्ट्रॉन्स भरने होते हैं? अगर बाहर है वो 8 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है यहाँ पे? क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कितने इलेक्ट्रॉन और ऐड किए जा सकते हैं क्लोरीन के अंदर? 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर सकता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। कितनी वैलेंसी होगी क्लोरीन की? 1। इसी तरह सल्फर की, सल्फर की देखिए, सल्फर का हमने लिख दिया यहाँ पे S। एटॉमिक नंबर कितना है सल्फर का? 16। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, KLM 2, 8, 6, 16 कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए M शेल के अंदर, बाहर वाले शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और है कितने यहाँ पे? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कितने और इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता है M शेल? 2 और ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी आ जाएगी सल्फर की? 2। उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? Mg सिंबल है, एटॉमिक नंबर है 12। के शेल, एल शेल। के शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। एल शेल में मैक्सिमम 8। और एम शेल में कितने बचे हैं? 2 बचे हैं। तो बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना क्या होगा? बहुत ही आसान होगा 6 इलेक्ट्रॉन को लेने के कंपैरिजन में। अगर 6 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 8 हो जाएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन लेना ईजी होगा या 2 इलेक्ट्रॉन को देना आसान होगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन को देना क्या होगा? आसान होगा। तो इसलिए इनका जो एटॉमिक नंबर, जो इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी? 2। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है यहाँ पे? 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 52 से हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 52 से। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 8 देन द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे हम? एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है तो एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा? 8। तो कितना एटॉमिक नंबर होगा इस एलिमेंट का? 8।
दूसरा है व्हाट इज द चार्ज ऑन एन एटम, एटम के ऊपर चार्ज क्या होगा अगर उसके अंदर प्रोटॉन भी 8 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 8 है। देखो प्लस के भी 8 है और माइनस के भी 8 है, तो चार्ज किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, with the help of table 4.1 find out the mass number of the oxygen and sulfur atom। हमें क्या करना है, टेबल 4.1 गिवन है, उसको चेक करके हमें मास बताना है ऑक्सीजन का और सल्फर एटम का। तो देखिए ऑक्सीजन का मास किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास नंबर। तो मास नंबर किसके इक्वल होगा, 8 प्रोटॉन्स है ऑक्सीजन के अंदर और 8 ही न्यूट्रॉन्स हैं, तो मास कितना आ जाएगा हमारे पास, 16। इसी तरह हमें मास निकालना है सल्फर का, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जोड़ दिया जाए तो प्रोटॉन्स है 16 और न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं, 16, तो कितना आ जाएगा आपके पास 32। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर टेबल 4.1 है, आप वहाँ से ये वैल्यूज रख सकते हैं। ऑक्सीजन का मास कितना है, प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। नाउ पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 53 पेज पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हमें सिंबल्स 3 गिवन है, H, D और T। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, H, D और T। H का मतलब क्या है, D का मतलब क्या है और T का मतलब क्या है। H का मतलब होता है, हम इसको बोलते हैं प्रोटियम, और D का मतलब क्या होता है, ड्यूटेरियम, और T का मतलब क्या है, ट्रिटियम। T का मतलब क्या है, ट्रिटियम। तो जो हाइड्रोजन है उसके अंदर कितने प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 0 हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 है। क्योंकि प्रोटियम को हम कैसे लिखते हैं, H1 ड्यूटेरियम को हम क्या लिखेंगे, 1 2, और ट्रिटियम को हम क्या लिखेंगे, 1 3। तो देखिए जो नीचे लिखे जाते हैं ये होते हैं हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो तीनों के अंदर क्या होंगे, सेम होंगे। इस टेबल के अंदर यहाँ पे ट्रिटियम नहीं दिया गया है, ये भी बता देते हैं। अब उसके बाद जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं। ऊपर देखिए यहाँ पे 1 है मास नंबर, और अगर मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 1 में से 1 माइनस किया जाएगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, 0। ड्यूटेरियम में देखिए 2 में से 1 को माइनस किया जाएगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, 1। और ट्रिटियम में कितना है, 3 में से 1 को माइनस किया जाएगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, 2। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल ट्रिटियम के अंदर। ये कंप्लीट कर लेंगे। ट्रिटियम यहाँ पे नहीं लिखा गया है तो इसको आप कर लेंगे यहाँ से। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप और आइसोबार के हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। हमें पेयर्स दिए गए हैं। सबसे पहले 2 आइसोटोप्स ले लिए हमने कार्बन के, एक तो है कार्बन 12 और दूसरा है कार्बन 14। क्या है, कार्बन 12 और कार्बन 14। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी आइसोटोप्स की। कैसे, देखिए जैसे कार्बन है 6 12, दूसरा कार्बन है 6 और मास नंबर कितना है 14 है। तो जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो किसके लिखते हैं, एटॉमिक नंबर के लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एटॉमिक नंबर तो क्या है, दोनों के अंदर सेम ही है ना दोनों कार्बन के अंदर। तो क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, K शेल के अंदर 2 और L शेल के अंदर 4। तो चाहे आपका कार्बन 12 हो या फिर आपका कार्बन 14 हो। इसी तरह दूसरा लिया गया है, यहाँ पे आइसोबार्स का पेयर लिया गया है। आइसोबार्स में क्या है आपके पास, एक तो है आपके पास कैल्शियम और दूसरा है आर्गन। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है। कैल्शियम का क्या होगा, एटॉमिक नंबर 20 होगा, यहाँ पे 29 लिखा हुआ है, ये 20 आएगा, यहाँ पे 20 है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। मास नंबर कितना है 40। जो आर्गन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 18 और मास नंबर कितना है 40। मास नंबर दोनों के सेम है। तो देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन लिखे हैं इसका हम, कैल्शियम का तो क्या होगा 2882 और आर्गन का क्या होगा 288। ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। अब जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे।